Welcome to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia. This is our medieval history lecture series और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत और उसके बाद जो दो नई डायनेस्टीज जो अगली डायनेस्टीज हैं सैयद और लोधी डायनेस्टीज, हम उनके बारे में बात करेंगे। अब तक की जो कहानी है वो ये है कि मामलुक डायनेस्टी आती है, स्लेव डायनेस्टी आती है, वो कोशिश करती है अपने आप को एस्टैब्लिश करने की, लेकिन एक जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी के दौर से। बलबन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, नो डाउट, इल्तुतमिश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और खिलजी इसके बाद तुगलक जो हैं वो इस पे अपना कहना चाहिए डोमिनेंस इस्टेब्लिश करते हैं और कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। लेकिन हमने एक चीज़ और देखी कि जहां मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में जो दिल्ली सल्तनत की हदें थी वो साउथ तक थी, वहीं फिरोज तुगलक के दौर में आते आते, फिरोज शाह के दौर में आते आते वो दिल्ली तक ही अपने आप जो बाउंड्रीज हैं, दे वर जस्ट लिमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू पालम। Now, this marks the beginning of the downfall. One thing that you have to understand here is that the overall status of Delhi Sultanate was not so weak कि वो उसका जो डाउनफॉल है वो कुछ ही देर में या कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाता। नो डाउट उसके बाद भी जो है द टू डायनेस्टीज स्टिल रूल्ड, बट अल्टीमेटली it vanished. Then also हमें एक चीज़ ये समझनी होगी यहाँ पे कि किस तरीके से जो फिरोज तुगलक है उसके जो सक्सेसर्स थे वो किस तरीके से वीक थे और उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, किस तरीके से फिरोज तुगलक के आगे जो दूसरे बादशाह आए उन्होंने किस तरीके से जो है अपने जो रूल है उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए, उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो है वो उसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ we'll be talking about decline and disintegration of Delhi Sultanate. ये चीज तो the first point here is very much evident that दी पॉलिसीज जो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज थी, जो उसकी एक्सपेरिमेंटेशन वाली पॉलिसीज थी, अगर हम उसकी बात करें तो दे हैव क्रिएटेड सो मच डिसकंटेंट अमंग्स नोबल्स एज वेल एज द आर्मी। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हम जब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की या कहीं भी मामलुक से लेके अप टू यू कैन से लोधीस, यहां तक जो सबसे की रोल है दिल्ली सल्तनत में वो प्ले किया नोबल्स ने। तो नोबल्स के जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज थी वो नोबल्स के कहना चाहिए कि मतलब दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। और जब फिरोज तुगलक ने शासन संभाला, when he ascended the throne, Firoz Tughlaq was faced up with the problem of preventing an imminent breakup of the Delhi Sultanate because the nobles were discontent and that whole consolidation of the whole country that has been done was on the verge of a breakup. So this was the first and the foremost challenge that Firoz Tughlaq faced कि सल्तनत टूट न जाए। So he tried to, अब जब लगता है कि कोई जो है वो दूर चला जाएगा या टूट जाएगा तो what we do is appeasement. So what he did, he started appeasement of the nobles and the armies, the theologians, and on asserting this authority only on such area that could be administered from the center. So what? So हुआ क्या? इसका मतलब ये है कि फिरोज तुगलक ने अपनी जो नोबल्स थे, जो थियोलॉजिस्ट थे, जो रिलीजियस क्लेरिक्स थे, आर्मी थी, उनको खुश करने के लिए, उनको अपीज करने के लिए उसने क्या किया, उसने उनको जो है जागीरें दे दी, उनको जो है लार्जर कंट्रोल ओवर द फार मोस्ट एरियाज जो हैं वो दे दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सुल्तान था, जो दिल्ली की सल्तनत में जो
कहना चाहिए कि जो डोमिनेंस था या जो कंट्रोल था वो सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक रह गया, ना कि जैसा पहले था कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दैट वाज गवर्न अंडर सिंगल कमांड. सो देयर वाज अ हेवी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड. देयर वाज अ heavy decentralization. So when we are saying decentralization, it means that here जो कंट्रोल था दिल्ली का वो छूटने लगा और वो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उसको नोबल्स को और आर्मी को अपीज करना था. He led out who? Firoz Tughlaq. He led out two campaigns again into Bengal, but both were unsuccessful. Jajnagar, Odisha के rural के against and again वही desecrated temple there and gathered a rich plunder, but made no attempt to annex Odisha. Kangra में उसने किया, this we have studied there also, and he was dealing with rebellions in Gulrat and Thatta. So ये सारी चीजें हो रही थी. Means he was overall जो इसका वो था that he was Delhi पे तो उसका कंट्रोल था, लेकिन जो सराउंडिंग एरियाज थे उस पर उसका कंट्रोल नहीं था. He was trying to reach the far reach areas. जो फार रीच एरियाज थे उस पर उसने पहुंचने की कोशिश की, फ्रॉम ओडिशा टू कांगड़ा, पंजाब, सब जगह उसने जाने की कोशिश की, लेकिन ही वॉज नॉट दैट मच सक्सेसफुल ओवरऑल. और ये जितने एक्चुअली ये कांगड़ा है या थट्टा है या उड़ीसा है, ये जो इसने एक्सपीडिशंस लिए, ये जो इसने मिलिट्री कहना चाहिए कि चार्ज किया, दैट वाज ओनली बिकॉज सो दैट पीपल शुड नो दैट यस देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी. तो एक बार कई बार होता है ना कि वो एक को सिखाने के लिए या एक को पनिश करो तो सब समझ में आ जाता है that what is the nature. So though on the one side what he was doing, on one side he was discharging, he was decentralizing the powers in order to appease the nobles and the army. On the other side he was carrying out military expeditions at other places so that these other nobles and other people should know that नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई एक central authority है. Then he decreed that whenever a noble died his son should be allowed. So ये जो nobility थी that was made hereditary. This nobility was made hereditary. He abolished the practice of torturing nobles and their officials if any balance was found against them. So अगर हिसाब में गड़बड़ी होती थी तो चाहे मोहम्मद बिन तुगलक का दौर हो चाहे खिलजी का दौर हो, the punishment was harsh. This harsh punishment was foregone. और ये जो टॉर्चरिंग वाला जो पार्ट है, अगर किसी के हिसाब किताब में कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो द टॉर्चरिंग ऑफ नोबल से हार्श पनिशमेंट जो है ये बंद कर दिए गए. ही एक्सटेंडेड दिस प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी इनटू द आर्मी एज वेल. सो आर्मी में, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना फॉर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, बिकॉज in January I visited Hyderabad and there was like I visited Golconda Fort and that guide told me कि sir there was a hardly a block of 2 by 2, rather 1 by 1, मतलब 1 by 1 by 5 एक ऐसा cubicle था. 1 by 1 by 1 आप उसको size 1 feet और 1.5 feet का एक cubicle था, क्यूब था इतना बड़ा. एंड ही सेड दैट सर प्लीज इसको उठाइए. एंड ऑनेस्टली आई वाज रादर हार्डली वो हिला. देन ही टोल्ड मी दैट द वेट ऑफ दिस स्टोन ब्लॉक इज 2.5 क्विंटल, इतना छोटा. दिस वाज लाइक दिस. एंड देयर आई टोल्ड दैट, एंड ही सेड दैट दिस व्हेन द आर्मी यूज्ड टू बी हियर एट गोलकोंडा, the Qutub Shahi dynasty, when it was ruling before the Nizams in Hyderabad. So बोले वो
सोल्जर को जो है वो उठा के लाना पड़ता था, एंड ही जो सोल्जर जो है वो उसको नीचे से ऊपर तक ले जाता था और फिर वापस ले आता था. ही वॉज पुट इन टू द आर्मी, और इफ समवन फेल्स टू डू सो देन ही वॉज केप्ट for other odd jobs. So this was the thing कि हाँ the soldier should be physically strong, और उसको जो है वो मतलब it was like 2.5 quintal, that's a small block. So यहाँ पे जो गलती हुई, why I'm telling you that, क्योंकि there was a mark to be in the army, but once you make it hereditary, once you make that hereditary, obviously that element of merit vanishes. वो जो merit की वजह से जो होना है, राजा का बेटा राजा बनेगा, इसी ने शायद देश को तबाह किया पुराने दौर से, क्योंकि जो काबिल है अगर वो राजा बनेगा, मेक सेंस. सो यहाँ पे वो मेरिट वाली चीज जो है वो खत्म हो जाती है और क्या आ जाता है, हेरिडिटरी. ओके, the soldiers were not paid in cash but assignments on the land revenue of the villages. So they were assigned land revenues कि land revenue collect करके लाओ, और that is your share. He prohibited the practice of Muslim women going out in the worship in the graves of the saints. So दरगाहों पे जाना जो है वो बंद करवा दिया गया obviously at the time. Jizya became a separate tax. Earlier जो ये जो jizya है, it was the part of the land revenue, and ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि उसने कहा कि भाई ब्राह्मण शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस. यू विल आल्सो पे दिस बिकॉज एनी सच टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन कि किस से लेना है किससे नहीं लेना है, देयर इज नो सच प्रोविजन इन शरिया. सो ब्राह्मण्स वर एक्सक्लूडेड. ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्राह्मण्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जजिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बट हु इंक्लूडेड देम? इट वाज Firoz Tughlaq. Okay. Only women, children and the disabled and the indigent who had no means of livelihood were exempted from it. तो जो औरतें, बच्चे और जो disabled थे या जो इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो कुछ नहीं दे सकते थे, and वो जो है टैक्सेस से एग्जम्प्टेड थे. बाकी किसी को भी इस टैक्स से एग्जम्पशंस, इस तरीके के टैक्सेस से एग्जम्पशंस, लैंड रेवेन्यू से एग्जम्पशंस नहीं थे. उसके बाद he took the steps to have Hindu religious works translated from Sanskrit to Persian. Now this is a very important development in the literature. This is a very important development in literature. क्यों? क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है. जब लैंग्वेज बैरियर हटता है between the cultures and a common language or a translation is brought in, so that is a very that is like a bridge जो कि दोनों कल्चर्स को जोड़ने की कोशिश करता है. एंड दिस ट्रांसलेशन ऑफ the Hindu religious works from Sanskrit to Persian, this again proved to be a bridge, and not just the religious books but the books on music, medicine, mathematics, they were also translated from Sanskrit into Persian during his reign. हमने देखा कि दारुल शिफा जो है वो तो हॉस्पिटल्स फॉर फ्री ट्रीटमेंट फॉर द पुअर, और जो कोतवाल होता था, आई थिंक दिस टर्मिनोलॉजी इज स्टिल यूज्ड इन द हिंदी बेल्ट, तो जो कोतवाल होता था उसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि जो भी अनएम्प्लॉयड हैं और उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको देखा जाए, उनको एडमिनिस्टर किया जाए. और अगर कोई गरीब आदमी अपनी बेटी, क्योंकि डाउरी वाज वेरी वाइडली प्रैक्टिस्ड अक्रॉस ऑल सोसाइटीज रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी बेटी का डाउरी नहीं दे पा रहा है, उसका जहेज नहीं दे पा रहा है, तो उसको this was also the provision here. And no doubt he was very keenly interested in the economic improvement of the country. This we have studied. So his public works department, not exactly a public works department, but yes, उसके building program को एडमिनिस्टर करने के लिए, उसके बिल्डिंग प्रोग्राम को देखने के लिए, there was a large department which was looking after that. Hisar, Firoz Shah, Hisar Firoza basically, the Hisar in modern Haryana, Firozabad, even these towns exist today. And so slavery means not the strong boys but well-born young boys and all this. So slaves को भी जो है slavery को उसने promote किया, which was again the cause of his downfall.
Some of these he trained for various handicrafts and posted them in royal workshops or कारखानाs all over the empire. So उसने जो है good looking handsome young boys he started collecting them as slaves. और ये कहाँ से लिए जाते थे? Whenever the officers used to attack a place, और जब भी आर्मी किसी पे अटैक करती तो ये कहा जाता था कि जो भी वेल बॉर्न दिस इज इम्पोर्टेंट है उनको आप लेके आओ और दे शुड बी ट्रेन्ड और उनको वेरियस हैंडीक्राफ्ट्स में और दूसरी चीज़ों में ट्रेन किया जाता था. और जो सल्तनत का जो डिफरेंट पार्ट्स में जो की कहना चाहिए फैक्ट्रीज थी या कारखाने जिसे हम कहते हैं, वर्कशॉप जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ पे उन्हें काम पे रखा जाता था. लेकिन the main reason of this was like the policies of Firoz Shah, but the main cause that led to the downfall of the Delhi Sultanate or disintegration of the Delhi Sultanate was that कि ये जो governors of the provinces थे ये slowly क्या होने लगे, क्योंकि इनको ज़्यादा ये nobles या तो ये खुद nobility का part होते थे या ये किसी noble के रिश्तेदार होते थे. So क्या हुआ कि इनके जो कहना चाहिए गवर्नर्स थे इन प्रोविंसेस के, उनको क्या किया गया, उनको ज़्यादा पावर दी जाने लगी, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, द सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, ही वाज कन्फाइंड वर्चुअली टू अ स्मॉल एरिया सराउंडिंग दिल्ली एंड द डोमिनियन ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. क्योंकि क्या कहा सिकंदर सानी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बीइंग द टाइटल ऑफ द सुल्तान ऑफ द दिल्ली वाज extend from Delhi to Palam. Palam is like in the outskirts of Delhi. So यहाँ तक जो है वो हुआ. और इन सब पे the cherry on the top of despite of the ill policies of मोहम्मद बिन तुगलक, और जो कोशिश की फिरोज तुगलक ने उसको रिफॉर्म करने की, लेकिन he was not that successful, क्योंकि उसकी मेजर जो the first thing was to hold the empire, और उससे बड़ी चीज़ थी अपनी कुर्सी बचाना. तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, किसी चीफ मिनिस्टर को अपनी कुर्सी बचानी है तो सबसे पहले तो उसे विधायकों का सपोर्ट चाहिए. तो उसने बोला ये जो मेरे नोबल्स हैं ये जो मेरे विधायक हैं, अगर यही मेरा साथ नहीं देंगे तो व्हाट आई विल डू. तो उसने क्या किया, नोबल्स को अपीस करने के चक्कर में उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देने लगा, और धीरे धीरे ये जो गवर्नर्स थे, ये जो प्रोविंसेस थी, इनके जो गवर्नर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया. हैंस दिल्ली वाज जस्ट अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी लाइक ऑफ स्टफ. लेकिन after him in 1398 the weakness of Delhi Sultanate was exposed. देखो important points हैं, important events हैं हिस्ट्री में, like 1398 तैमूर का इन्वेजन, उससे पहले 1192 बैटल ऑफ तराई, इसके बाद आता है 1526 बैटल ऑफ पानीपत, 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, देन 1738 नादिर शाह's invasion, then 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. अगर आप इन सारे लड़ाइयों को या इन सारे इन्वेजन्स को देखोगे, उसके बाद ये जितने हुए, चाहे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तैमूर आता है, यहाँ पे बाबर आता है, यहाँ अकबर अपने आप को कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे नादिर शाह आता है, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली आता है, मोहम्मद गौरी अपने आप को जो है वो स्टैब्लिश करता है 1182 में. और यहाँ सारी जगह मैसेज क्या जाता है, एक कॉमन मैसेज है, आप इन सब जगह देखोगे कि अब दिल्ली का जो पुराना गार्ड है, जो दिल्ली में पहले जो इससे पहले इस पॉइंट से पहले जो रूल कर रहा था, नाउ दैट्स ओवर, नाउ इट्स आवर टर्न, नाउ इट्स आवर टर्न. सो दिस इज हाउ जो है कहना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, ये एक सिग्नल देते हैं कि जैसे 1738 तक आप देखोगे अंग्रेज हो या जो यूरोपियन पावर्स हो, वो इंडिया में इतना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि उनको क्या लग रहा था दैट द मुगल हु इज सिटिंग इन दिल्ली is very strong and we cannot, and no doubt Aurangzeb they came in 1608, उनको जहांगीर ने उन्हें परमिशन दी, और उसके बाद से आप देखोगे टिल 1707 और रादर टिल 1738 वो चुपचाप ट्रेडिंग कर रहे थे. लेकिन जब नादिर शाह अटैक करता है दिल्ली के ऊपर, वहां उन्हें सिग्नल चला जाता है दैट द हेड ऑफ द कंट्री इज गॉन, दैट गार्ड
which is guarding the country is gone, और अंग्रेज अपने आप को यहाँ इसके बाद से देखो within 20 years वो like 1738 and then 1757 प्लासी, within 20 years वो अपने आप को consolidate कर लेते हैं। 1761 पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाता है? That now there is no power in India which could defend itself. Third battle of Panipat, Ahmad Shah Abdali and the Marathas. So in the same manner, this 1398 Taimur's invasion was like one of the major event in the history, क्योंकि इसने what it did, it exposed the weakness of the Delhi Sultanate. What it did, it exposed the weakness of Delhi Sultanate, and he raided, he plundered, and और जो भी इतने सालों से, इतनी सदियों से बल्कि दिल्ली के सुल्तानों ने जितनी भी कहना चाहिए कि दौलत जमा करके रखी थी, तैमूर जो है एक ही बार में सब लूट के ले गया। सो इट वाज वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग। सो और वो सिर्फ ये मतलब प्रोडक्ट नहीं लेके गया, इनका जो क्रिएटर था ना, इनके जो क्रिएटर्स थे, चाहे वो मेसन्स हों, चाहे वो स्टोन कटर्स हों, कारपेंटर्स हों, जो भी आर्टिस्ट थे, आर्टिसंस थे, सबको वो अपने साथ ले गया। एंड यहाँ से वो उनको वहाँ ले जाता है, एंड ही कंसोलिडेट हिज कैपिटल एट समरकंद। सो this event of 1398 where Taimur invaded, plundered, was a symbol कि अब जो है दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है 1414 में, 1414 से 1451 तक, एंड तो ये जो सब कहानी चल रही थी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द तुगलक्स एंड एवरीथिंग, दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी। वही होता आया, जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, गवर्नर थे, फिर वो अटैक करते हैं। वैसे ही गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वो भी गवर्नर थे, ऑक्यूपाई करते हैं। वैसे ही गवर्नर ऑफ मुल्तान उस दौर में कौन था? खिज़र खान, और वो दिल्ली आता है। एंड इन May 1414 he ascended the throne and laid the foundation of a new dynasty in Delhi Sultanate, and that was called as the Sayyid dynasty. Then important rulers, Khizr Khan, आपको नाम में सिर्फ ये याद रखना है that who was the founder, and nothing more than that. He ruled from 1414 to 1421. He ruled for almost 7 years, exactly 7 years, and after that he died. He was succeeded by Mubarak Shah. Mubarak Shah के लिए important है जो आपको ध्यान में रखना है that nothing, कुछ, क्योंकि देखो डाउनफॉल चल रहा था तो क्या ही कर लेते। So but his two important things, Tariq-e-Mubarak Shahi and the town of Mubarakbad. This was founded on the banks of Yamuna during his reign. Then Alam Shah. Alam Shah was the last ruler of the Sayyid dynasty, and he was an incompetent one. He retired to Badaयूं, and फिर वही चीज हुई, जैसे ही Delhi became weak, and then what happens? Any governor marched towards Delhi, and that resulted into a new dynasty. This is a very common trait overall. So thus Sayyid ruled only for 37 years, और उसके बाद जो है वो लोधी डायनेस्टी अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेती है। यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि मामलुक से लेकर सैयद तक ये लोग कौन हैं? ये हैं लोधीज, सॉरी, I'm sorry, they are the Turks, these are Turkish। लेकिन ये जो डायनेस्टी है ये कौन है? Afghan। So the first Afghan rule in medieval India was established by Behlol Lodi, or rather the Behlol Lodi was the first Afghan to sit on the throne of Delhi. Now here, so he defeated the Shariks of Jaunpur and subdued ruler of Multan. Invasion of Malwa failed, and so he was someone, अब culture change हुआ है, beliefs change हुए हैं, so he believed in equality and did not sit on the throne.
in social gatherings. And then he was returning from Gwalior to Delhi. He fell ill, expired 1489, not important. सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी का बेटा, उसका असल नाम जो है वो निज़ाम खान था, लेकिन जब उसने बादशाहत उसको मिली, when he became the ruler, he सुल्तान सिकंदर शाह जो है, and he was contemporary of मोहम्मद बेगरा of गुजरात एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़. ये ध्यान रखना, कई बार इस तरीके के सवालात आ जाते हैं. खैर, he established an efficient administration and he took keen interest in agriculture. और फिर मैंने बोला, अगर इसने इसमें keen interest लिया है, especially those who are appearing for 2021 and 2022, प्लीज़ जिसने भी एग्रीकल्चर में कीन इंटरेस्ट लिया है हिस्ट्री में, आप उसमें कीन इंटरेस्ट ले लीजिए. एक आध सवाल कहीं ना कहीं आ जाएगा. व्हाट ही डिड, ही अबॉलिश्ड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन ग्रेन्स एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू मेजरमेंट ऑफ यार्ड. और उसने क्या कहा, गज़ सिकंदरी. तो जो गज़ वाला है, जैसे अभी चला ना कोरोना के टाइम पे 2 गज़ दूरी, तो वो जो गज़ है तो उसने उस यार्ड को भी शिफ्ट किया, उसने एक न्यू मेजरमेंट दिया. एंड गज़ सिकंदरी उसका नाम था, उसको कहा गया. एंड इट प्रिवेल्ड टिल द मुगल टाइम्स. एंड ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स रूलर. ही फॉरबेड मुस्लिम्स, जो भी शरिया के खिलाफ था, जो शरिया मीन्स जो भी इस्लामिक लॉ के खिलाफ था, उसको फॉलो करने में उसने मना किया. और he reimposed jizya on Hindus and executed Brahmins for holding that the Hindu-Muslim scriptures were equally sacred. So again, देखो एक चीज याद रखना, मैंने हमेशा बताया, जिसने भी इन दोनों चीजों को ब्लेंड कर दिया, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, द एंड, उसका द एंड हो गया. So if you blend it, you blend and there is an end. Why? Because यहाँ पे फिर जो देखो, पॉलिटिक्स का जो मतलब होना चाहिए, the ideal should be welfare of people. एंड रिलीजन अगर पॉलिटिक्स के साथ मिक्स होने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो है पर्पस डिफीट होने लगता है. क्योंकि फिर धर्म के ठेकेदार कौन, जो रिलीजियस क्लरिक्स हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हो. तो ये क्या होता है, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये राजा महाराजा कोई भी, और ये हिंदुस्तान में नहीं, ये दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, ये वाला जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को जिसने ब्लेंड किया, उसका डाउनफॉल आया. मुगल्स में अकबर ने नहीं किया, अकबर वॉज ग्रेट. औरंगजेब ने किया, औरंगजेब के बाद देयर वॉज अ डाउनफॉल. यू गो टू डार्क एजेस, church was dominating the politics, the end. You take the Islamic world, जब तक political और religious commands अलग अलग आ रहे थे, it was good. जहाँ ये दोनों combined हुए, the end. So whenever religion is mixed with politics, और इसने भी यही किया, सिकंदर लोदी ने भी यही किया, that he executed Brahmins and बहुत ज़्यादा जो है dependence on Islamic law, the Sharia, and इसकी वजह से that led to the further downfall of Delhi Sultanate. ये नाम ध्यान रखना है. His pen name was Gulrukh, और he himself was a poet, और the city of Sikandrabad, and later he shifted the capital to Agra. ये 2 points important हैं. He also Sikandar Lodi's tomb of his own, so वो भी उसने किया. And in 1517 he died. After him came his son Ibrahim Lodi, and he was the last ruler of the Lodi dynasty. अब इससे परेशान थे ये भी अपने पिताजी की तरह जो है एक थोड़ा सा अखड़ू किस्म का रूलर था. और इससे परेशान कौन थे, इससे परेशान थे दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, इनके मामू. तो ये दौलत खान लोदी जो थे, ये लाहौर के गवर्नर थे, और आलम खान जो थे, ये दीपालपुर के गवर्नर थे. और ये जो है इसको हटाना चाह रहे थे. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ये खुद नहीं आए, इन्होंने जो है इनवाइट किया बाबर को. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनवाइट किया बाबर को कि सर प्लीज कम इन, वी आर वेटिंग, और हम आपको सब कुछ देंगे, हम आपको रिसोर्सेज देंगे, हम आपको पैसेज देंगे. एंड व्हाट यू डू, यू अटैक इब्राहिम लोदी, और
यही हुआ, and this led to what? This led to the first battle of Panipat 1526, with which Ibrahim Lodi जो है वो उसका the end हो जाएगा, and this will lead to the foundation of Mughal dynasties. This led to the foundation of Mughal dynasty in India. So this, again I told you, आपको जो important landmark 1192 second battle of Tarai, then you can say 1398 Taimur's invasion, 1526, then 1556, 1738 and then 1761. ये battles जो हैं बड़े turning points हैं इंडिया की history में, and this led to the foundation of Mughal dynasty in India. Before that, an add-on. अब क्योंकि वीडियो आखिर तक देखा है और दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरा हो गया है, तो I must give you something which is going to help you out for in your studies. What you will do, make a chart. एक बड़े पेपर पे एक चार्ट बनाना, उस पे यहाँ लिखना दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज थी? 5. So you'll write here slave, then we have Khilji, then we have this Tughlaqs, then we have Sayyids, then we have Lodhis. Slave, okay, from 1206 से let's say 1320 तक आप कहोगे ये थे. अब जैसे यहाँ slave लिखा है, ठीक है, important rulers you will start from obviously Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak ruled from 1206 to 1210. ठीक है, इसके important point यहीं लिख लिए. फिर अगला इसी के नीचे लिखा, slave के नीचे नहीं, here it will go. I'll try to make it. Okay. Okay. So like you will write here slave, ठीक है, from 1296 to 1320. Then you will write Qutbuddin Aibak, founder, 1206 to 10. Then you will write important उसके achievements. फिर लिखोगे slave के नीचे, let's say Balban, Iltutmish, you'll go in Iltutmish, then Balban, I'm sorry, बीच में रज़िया सुल्तान, जो भी important rulers हैं उनका time period लिखना, और तो इस तरीके का एक ऐसा flow chart बना लेना. This you will do it on your own. You will just make a flow chart like this. You'll just make a flow chart like this, और यहाँ पे आप सारे points जो हैं वो लिखोगे. यहाँ पे आप सारे points को जो है लिखोगे. तुगलक्स हो गए, तुगलक्स में you will just important is जैसे founder में लिख दिया गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सैयद में यहाँ तो कुछ लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं. इब्राहिम लोदी में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट्स इट. सो जब आप ये पूरा चार्ट बना लोगे तो द होल दिल्ली सल्तनत विल बी ऑन योर वन पेज. एंड दैट्स नॉट फॉर ऑल, ये रिविजन के लिए बहुत अच्छा है. ये रिविजन के लिए इट्स गुड. सो यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस बिकॉज नाउ वी हैव एंडेड दिल्ली सल्तनत. आई कैन टेल यू दिस. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. And do comment, like, share, subscribe, or if you have any queries, anything, you can visit us here. ये भी सारे YouTube के जो हमारे दूसरे links हैं, you can reach. And if you want to meet in person, we are available here. So thank you so much. Have a nice day. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.